नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उठे सवाल, कोरोना को बताया सरकार का बहाना, विपक्षी दलों को दिया दिल्ली यात्रा में शामिल होने का न्योता। कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में जयपुर कोर्ट में एनआईए का बड़ा दावा, लोकतांत्रिक देश के लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लगाए आरोप। तवांग में हुए झड़प के बाद भारत और चीन के बीच हुई पहली बैठक, एलएसी के मुद्दों के समाधान पर की गई चर्चा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उगला जहर, कहा देश अब रहने लायक नहीं, अपने बच्चों को विदेश में बसने की दी सलाह, बीजेपी ने किया विरोध। एमसीडी में आपने चुना मेयर, शैली ओबेरॉय पर लगाया दाव, 3 महीने तक रहेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक तरफ पूरे देश में फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लगातार चर्चा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते कहर के बीच भी राजनीति शुरू कर दी है और कहा कि कोविड तो केंद्र सरकार का नया फॉर्मूला है, ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राजीव जी, राहुल गांधी की ये मनमानी कहीं मासूम लोगों को तो नहीं ले डूबेगी? देखिए, राहुल गांधी जो बता रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये एक तरीके से कांग्रेस की डूबती नैया को एक सहारा देने का तरीका है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में कितनी भीड़ जुट रही है, राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है, ये तो पुराने रिकॉर्ड ही बताते हैं। जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा हुई वहां कांग्रेस में विद्रोह ही हुआ, चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर अभी हरियाणा से बाहर निकलते हुए दिल्ली की तरफ आना हो। लेकिन एक बात तो है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल पर सवाल उठना शुरू हुआ है, उससे राहुल गांधी को सही जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर राहुल गांधी 9 दिन की यात्रा रोककर उस पर ब्रेक लगाकर ये सोच रहे हैं कि 9 दिन तक हम यात्रा नहीं करें लेकिन कोविड के मसले पर सरकार का विरोध करें, तो ये जनता सब कुछ देख रही है और जनता इसका जवाब राहुल गांधी को भी देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि 24 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। कमल हसन भी जुड़ने वाले हैं, बड़े बड़े नेता होंगे कांग्रेस के भी, और विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी अनुरोध किया गया है। यानी कि दिल्ली में राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में हैं, और वो भी उस दौर में जबकि कोविड का प्रकोप फिर से बाहर आ रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल भी बैठक कर रहे हैं, पीएम मोदी के साथ अलग अलग स्टेट के सीएम भी अपने यहां बैठक कर रहे हैं। अब केजरीवाल के सामने चैलेंज है कि क्या केजरीवाल उनके दिल्ली में इस तरीके से भीड़ भाड़ के साथ एंट्री पर बैन लगाते हैं, क्या राहुल गांधी को दिल्ली घुसते ही डिटेन करने का, गिरफ्तार करने का आदेश जारी करते हैं, या फिर कोरोना के प्रकोप को और बढ़ाने में जो राहुल गांधी की भूमिका होने वाली है उसमें सहयोग करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राजनीति चमका रहे हैं, राहुल यात्रा को बढ़ते कोरोना के बावजूद रोकने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश भर में चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में एनआईए ने घटना के 168 दिन बाद जयपुर की अदालत में 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। वहीं कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में जयपुर कोर्ट में एनआईए ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि यह साधारण अपराध बिल्कुल नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसका उद्देश्य उदयपुर ही नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के लोगों में डर का माहौल पैदा करना था। अपराधियों का ब्रेन वॉश भी किया गया था। राजीव जी, इस साजिश के खुलासे के बाद कांग्रेस क्यों चुप है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कन्हैया लाल की हत्या और उससे पहले की स्थिति पर नजर डालनी जरूरी है, क्योंकि यह नुपुर शर्मा के टिप्पणी के बाद का विवाद है, जिसमें पूरे विपक्षी पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया था, क्योंकि इन्हें
इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ऐसे में कन्हैया लाल की हत्या हुई और हत्या भी सामान्य तरीके से नहीं हुई, बल्कि एक जिहादी सोच के जिहादी तरीके अपनाया गया। अब एनआईए ने चार्जशीट दायर किया है जिसमें बताया है कि कैसे हिंदुस्तान के सुन्नी और बहावी मुसलमानों को कट्टर बनाने, आतंकी बनाने के लिए पाकिस्तान से एक साजिश के तहत लोगों को जोड़ा जा रहा है। आतंकी संगठन इन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और हिंदुस्तान में जिहाद के लिए एक जमीन तैयार कर रहा है। यानी कि ये मामला सिर्फ कन्हैया लाल का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, जहां पर एक कट्टर सोच वाले इस्लामिक संगठन और कट्टर इस्लामिक लोग जो हैं वो इस देश में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जो विवाद पैदा हुआ था उसमें तो सारे की सारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, मांग कर रही थी, सरकार से मांग करती रही। कई स्टेट में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, लेकिन अब जबकि इसका बड़ा खुलासा हो गया है, एनआईए ने बता दिया है कि ये जो भारत के मुसलमान हैं और ज़्यादातर जो सुन्नी हैं, बहावी संप्रदाय को मानते हैं, इन लोगों में कट्टरता ज़्यादा है और ये लोग पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ बनाए हुए हैं और देश में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में इन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ कांग्रेस को भी बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को भी बोलना चाहिए, जिनके स्टेट में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। तो ये लोगों के चुप्पी का मतलब है कि ये डरे हुए हैं अपने वोट बैंक के लिए, मुस्लिमों को ये वोट बैंक मानते हैं और इसलिए उनके तुष्टीकरण में लगे रहते हैं। जी बिल्कुल। राजस्थान के उदयपुर में बीते 29 जून को टेलर कन्हैया लाल की सरेआम गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य अभियुक्त मोहम्मद रियाज उत्तारी, गौस मोहम्मद समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब इस पूरे मामले में साजिश का खुलासा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देश अब शांति बहाली पर काम कर रहे हैं। 20 दिसंबर को लद्दाख में दोनों देशों के बीच 17वें दौर की कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। बैठक में दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए थे। इस बैठक में भारत ने चीन पर लद्दाख में विवादित जगहों से जल्द ही पीछे हटने का दबाव भी डाला था। राजीव जी, क्या इस बैठक के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला है? देखिए, चीन तो पीछे हट चुका है। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां और खासकर कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है कि चीन के साथ भारत के संबंध और जो कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है उसके डिटेल दिया जाए, वो डिटेल अब सामने आ चुका है। सरकार ने भी बता दिया है, सेना के कॉर्प्स स्तर के जो बातचीत हुई, कमांडर स्तर की जो चर्चा हुई, उसमें सारा डिटेल सामने है कि चीन ने मान लिया कि वो हॉट स्प्रिंग से पीछे हट जाएगा। चीन ने मान लिया कि वो पेंगोंग लेक पे जो दक्षिण के तरफ में उसने कंस्ट्रक्शन किया है वो भी हटाएगा। चीन ने मान लिया कि अब जो सीमा की बात भारत कर रहा है उसके पीछे उसकी सेना रहेगी, उसके आसपास नहीं रहेगी और शांतिपूर्ण तरीके से सीमा पर रखा जाएगा माहौल। यानी कि चीन ने भारत की सारी बातें मान ली। ये पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। जो लोग बार बार इस बात को उठा रहे थे, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा खड़ा किए हुए थे कि चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, चीन भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को यह जवाब है कि भारत में घुसपैठ की कोशिश अगर वो कर रहा है तो किस तरीके से सरकार उसकी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। और कूटनीति का जवाब कूटनीति से होता है, एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से होता है और जब युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी तो उसका जवाब युद्ध से होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीन की सेना भी अगर खाली हाथ भारत की तरफ बढ़े तो उसके प्रति वैसा रवैया अपनाया जाए जैसे युद्ध की स्थिति में होता है। उसे लाठी डंडे से अगर पीट कर भगाया जा सकता है तो उसी स्तर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये पुराना समझौता है सीमा को लेकर। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को ऐसे बढ़ा रही है जैसे चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान काफी हैं और यही जवाब बार बार दिया भी जा रहा है। जी राजीव जी, लेकिन राहुल गांधी ने एक दावा किया था कि चीन भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, उस दावे का क्या हुआ? देखिए,
राहुल गांधी कुछ भी दावा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने दावा ही क्या किया था? राहुल गांधी ने तो भारतीय सेना के जवानों का अपमान भी किया था कि चीन के सेना ने भारतीय जवानों को पीट पीट कर भगाया। यह दावा ही अपने आप में खोखला था और राहुल गांधी के बातों को अब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, लोग भी नहीं लेते हैं, इसलिए सरकार ने भी लेना बंद कर दिया है। जी बिल्कुल, यानी कि भारत ने चीन को यह साफ कर दिया है कि भारत अपने कदम पीछे हटाने वाला बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादों को न्योता दे दिया है। सिद्दीकी ने अपने बेटे बेटी को विदेश में नौकरी करने और मिलने पर उस देश की नागरिकता लेने की सलाह दे दी थी, लेकिन खुद को सवालों के घेरे में देखकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें एजेंडे के तहत घेरा जा रहा है। वहीं अपने पिता की सलाह का खुद उनके बेटे ने विरोध किया और नेता पर तंज कसते हुए कहा कि हम बालिग हैं, कहां रहेंगे, कहां नौकरी करेंगे, इसके बारे में सलाह देने का अधिकार आपको नहीं है। राजीव जी, क्या अब आरजेडी के नेताओं को भी भारत में रहने के लिए डर लगने लग गया है? देखिए, आरजेडी की बात नहीं है, ये बात पूरे देश के माहौल की है और राजनीति की है। ये 2014 से जो इनटॉलरेंस की शुरुआत हुई थी कि भारत में माहौल खराब हो रहा है, एक धर्म विशेष यानी मुस्लिमों के लिए ये देश खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। 2014 के बाद ये जो सारा ड्रामा किया गया वो फेल हो गया। 2019 के चुनाव में ये सारा इनका एजेंडा फेल हो गया था और पहले से भी ज्यादा बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पीएम मोदी की बड़ी जीत मानी गई। अब 2014-20 में फिर से चुनाव होने वाला है। उससे पहले अब इन लोगों को जो डर सताने लगा है, राजद जदयू जैसी पार्टियों को, कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं वो फिर से धीरे धीरे अनुकूलित हो गए हैं और उसमें भी एक विभाजन हो गया है। जो कुछ समझदार और लिबरल मुस्लिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जुड़ रहे हैं और इन लोगों से अलग हट रहे हैं, चाहे सपा हो, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों का साथ अब छोड़ रहा है। इसलिए अब इन लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा है कि फिर से वो जिन सामने लाओ 2014 के बाद वाला, लेकिन इनका पूरा का पूरा एजेंडा फेल होगा, क्योंकि 2019 में ये एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं और 2024 में उससे भी बड़ी मैंडेट जब भारतीय जनता पार्टी को आएगी तो ये उसके बाद इस तरह के मुद्दे उठाना भूल जाएंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के नाम की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय मेयर बनने वाली हैं। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद से ही दिल्ली के नए मेयर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन आज पीएसी की बैठक में शैली का नाम तय किया गया है। राजीव जी, शैली ओबेरॉय पर आम आदमी पार्टी ने दाव खेल दिया है, लेकिन बीजेपी ने मेयर पद की दावेदारी से अपने पैर क्यों पीछे खींच लिए? देखिए, ये मेयर पद कितने महीने का है? 3 महीने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। इसका मतलब यह था कि मेयर बनाने की प्रक्रिया में वो है, लेकिन इस साल का समय खत्म हो चुका है। दिल्ली का मेयर या डिप्टी मेयर 1 साल के लिए होता है और हर साल यानी कि अप्रैल से 31 मार्च तक का समय होता है। अब ये 3 महीने तक मेयर की इस दौड़ में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्यों शामिल करे, जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही पार्टी के अंदर ही हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के अंदर कई गुट बने हुए हैं और जहां तक पार्षदों की बात है, पार्षद भी भागने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा कर रही है तो ऐसे में पार्षदों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मेयर पद की घोषणा हुई, आम आदमी पार्टी के कई पार्षद गुटबाजी में लग गए हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ऑफर मिले और वो पार्टी को छोड़कर जाएं। तो 3 महीने का ये खेल है और 3 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी राजनीति नहीं करना चाहती है जिससे कि 3 महीने के बाद जब फिर से फुल फ्लेज 1 साल के लिए मेयर का चुनाव हो तो उस समय उसके पास विकल्प की कमी हो। अभी 3 महीने के अंदर ही जैसे ही मेयर बनेंगे और उसके बाद धीरे धीरे 3 महीने में कम से कम 20 से 25
जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि पहले से इसकी सुगबुगाहट थी और केजरीवाल को भी इस बात की जानकारी थी। इसलिए वो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस के साथ भी बैठ के कर रहे थे, कांग्रेस के पार्षदों के साथ। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को तोड़ने की कोशिश की थी। 2 पार्षद कांग्रेस के शामिल भी हो गए थे, लेकिन रातों रात वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले आए। तो ये 3 महीने के खेल में भाजपा शामिल नहीं होगी, लेकिन अगली बार जब मेयर फुल फ्लेज होगा 1 साल के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना पूरा दांव खेलेगी और आम आदमी पार्टी से मेयर का पद छीन लेगी। जी बिल्कुल, यानी कि जो आरोप एमसीडी चुनावों के समय आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही थी, अब देखना दिलचस्प होगा कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करने वाली है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।